नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज बीएसपी का बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल बीएसपी ने पहली चुनावी देखिए, ये रैली पूरा को देश जानता संबोधित है, किया था। दलित शोषित बसपा के वंचितों की आवाज़। तमाम नेता इस समय बिहार में डेरा डाले हुए हैं। मायावती जी के एक निर्देश पर राम जी गौतम इस समय वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आज राजधानी पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। संत रविदास जयंती के मौके पर वहाँ पर एक सांस्कृतिक सामाजिक समारोह का आयोजन पटना में किया गया। याद करिए, संत रविदास जयंती जब 12 फरवरी को आई थी तो मायावती जी ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था। बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी है पूरे देश में जिसने रविदास जयंती के मौके पर प्रेस रिलीज जारी किया हो? बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने बाबा साहेब की मूर्ति बनाई हो, उनके नाम पर पार्क बनाए हों? ऐसे माल्यार्पण करने तो कोई भी आ जाता है। इसीलिए बीएसपी को देश की सबसे बड़ी अंबेडकरवादी पार्टी माना जाता है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बीएसपी ने चुनावी तैयारियां अपनी अभी से शुरू कर दी। न सिर्फ रैली की बल्कि बूथ स्तर के संगठन को भी देखिए, ये मजबूत पूरा करने देश का जानता है, निर्देश दे दलित दिया शोषित गया। वंचितों की यहां तक आवाज़। कि इस बीएसपी ने देश अपने में पहले बाबा साहब डॉक्टर प्रत्याशी अम्बेडकर का नाम भी फाइनल कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस बार बीएसपी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और दावा यह भी किया जा रहा है कि बिहार में इस बार बहुजन समाज की सरकार बनेगी। यह हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। बसपा ने की घोषणा, बिहार में उम्मीदवार उतारेंगी मायावती। सभी 243 सीटों पर होंगे पार्टी के प्रत्याशी। गोपालगंज में किया गया ऐलान। तो पहले प्रत्याशी का बीएसपी ने आखिरकार ऐलान कर दिया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव से 9 महीने पहले बसपा ने किसी राज्य में रैली की हो, चुनावी बैठकें की हो, संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया हो और पहले प्रत्याशी का नाम भी फाइनल कर दिया हो। वो राज्य है बिहार। बिहार में बसपा कितनी मजबूत है आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन ऐसी कौन सी सीट है जहां बसपा ने अपने प्रत्याशी के नाम को फाइनल कर लिया? दरअसल बिहार के गोपालगंज में कल जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान रामजी गौतम साहब ने किया है। रामजी गौतम को बिहार के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानते मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सचिन कुमार ही गोपालगंज के बीएसपी के प्रत्याशी होंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बसपा में एक परंपरा है, जब भी किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उससे पहले उसे जिला प्रभारी घोषित किया जाता है। हालांकि और राज्यों में या लोकसभा के चुनाव में चुनाव के समय, चुनाव के नजदीक ही जिला प्रभारी बनाया जाता था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन बसपा ने किया है 9 महीने पहले ही, जिससे तैयारी के लिए समय मिल सके। 9 महीने पहले ही बसपा ने सचिन कुमार को जिला प्रभारी बना दिया है। और याद करिए, बसपा में जिला प्रभारी ही बसपा प्रत्याशी होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सचिन कुमार गोपालगंज के बसपा प्रत्याशी होंगे। और आपको यह भी बता दूं कि पूरे देश में बसपा का अपना संगठन है। गोपालगंज जिले के अध्यक्ष जानते हैं कौन है? स्वतंत्र राम गोपालगंज जिले के अध्यक्ष हैं। और रामजी गौतम जब गोपालगंज पहुंचे तो किस तरीके से यहां पर एक बैठक की गई, ये तस्वीरें भी आप देखिए। संगठन में कितना उत्साह था, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से अंदाजा भी लगा सकते हैं। जोश देखते बन रहा था, कार्यकर्ताओं में जश्न था। और जब सचिन कुमार के नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो हर कोई खुशी से झूम रहा था। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि बिहार में 243 सीटें हैं, तो गोपालगंज से ही ऐसी शुरुआत बसपा ने क्यों की है? दोस्तों, गोपालगंज की हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं गोपालगंज का जो जातीय समीकरण है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। गोपालगंज तो अपने में एक लोकसभा सीट है। और याद करिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने
यहाँ पर अपना लोकसभा का प्रत्याशी भी उतारा था, सभी सीटों पर उतारा था। ये बात और है कि सफलता हासिल नहीं हुई थी। गोपालगंज विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो गोपालगंज विधानसभा जो है वहाँ पर ग्रामीण वोटर ज़्यादा हैं और शहरी वोटर कम हैं। अगर रेशियो की बात करूं तो 85% जो हैं ग्रामीण वोटर हैं, 15% शहरी वोटर हैं और पिछड़ा वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाता है। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2005 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 2005 के विधानसभा के चुनाव में जिले के 6 सीटों में से बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2005 में बीएसपी के जियाउल हक ने यहां से जीत हासिल की थी। अगर मैं 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2020 में यहां पर बसपा दूसरे स्थान पर थी। बीजेपी ने ये विधानसभा सीट जीती थी और जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर थे, कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर था। बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ करीब करीब 78,000 वोट मिले थे, तो बीएसपी के प्रत्याशी को 41,000 वोट से ज़्यादा मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करूं तो उनको 36,000 वोट मिले थे। तो कांग्रेस जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, याद करिए, उसे 36,000 वोट मिले थे और बीएसपी को यहां पर 41,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे। तो इस मत को आपको देखना पड़ेगा, ये जो वोट है इसको समझना पड़ेगा। बसपा का गढ़ भी इस विधानसभा क्षेत्र को माना जाता है क्योंकि पिछला प्रदर्शन शानदार था, इसलिए गोपालगंज से जो नए जिला प्रभारी बनाए गए हैं सचिन कुमार, और माना जा रहा है कि आधिकारिक रूप से सचिन कुमार ही गोपालगंज विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। आपको यह भी बता दूं कि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। नए जिला प्रभारी होने के नाते मैं ये बता रहा हूं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि नया जिला प्रभारी बनाया गया, उसके बाद किसी दूसरे को भी जिला प्रभारी बना दिया जाता है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि इस पे रामजी गौतम ने मुहर लगा दी है, तो इसे फाइनल ही माना जा रहा है। रामजी गौतम इस समय बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आज संत रविदास जी की जयंती के मौके पर पटना में कार्यक्रम जो हुआ वो शानदार उसे माना जा रहा है। बहुजन समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आज भी आपका समाज पिछड़ा हुआ है, उसे आप मजबूत कर सकते हैं एक वोट के ताकत से। अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो सत्ता में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता में तभी आएंगे जब बहुजन समाज एकजुट होगा। जो SC ST OBC है वो मजबूत होगा। दोस्तों, SC ST OBC का असली घर जो है वो बसपा ही माना जाता है। आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बसपा ने 3 सीटें जीती थी और बीपी सिंह को जब समर्थन दिया था बीएसपी ने तो 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि बाबा साहेब को भारत रत्न दिया जाए, दूसरी शर्त थी मंडल कमीशन को लागू किया जाए और तीसरी शर्त थी कि जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं उन पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था, कांग्रेस ने भी उसे सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया था। सोचिए दोस्तों, मात्र 3 सांसद थे, लेकिन बीएसपी ने जो शर्त रखी उसने पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल कर रख दिया था और ये कांशीराम जी मायावती जी के अथक प्रयासों के बाद संभव हो पाया। तो जो लोग आरक्षण विरोधी हैं उनको अगर SC ST OBC वोट दे रहा है तो उनसे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं होगा। एक ओबीसी की महिला, एक वाकया बताता हूं, एक ओबीसी की महिला कथा गाने जा रही थी, उसे रोक दिया गया, कहा गया भाई कथा तुम नहीं गा सकते क्योंकि तुम ऊंची जाति के नहीं हो, इसलिए तुम कथा नहीं सुना सकती हो। वो खबर आपने सुनी होगी, पटेल उनकी शायद जाति थी और वो कथा सुनाना चाह रही थी तो मनुवादियों के पेट में दर्द हुआ। जो तथाकथित उच्च जाति के जो मनुवादी हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो SC ST OBC को सिर्फ वोट जब लेना होता है तब ये लोग कहते हैं कि हिंदू हो, लेकिन जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो उन्हें हिंदू नहीं माना जाता है। मथुरा में आपने देखा दलितों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से राजस्थान में अत्याचार हो रहा है। तो जातिवाद तो चरम पर है, जातिवाद कहां मिट रहा है। आज भी देश की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद। तो SC ST OBC को अपने हक अधिकारों को समझना पड़ेगा।
जिस तरीके से बीएसपी ने शुरुआत की है, 9 महीने पहले चुनावी तैयारी शुरू की है, उसको देखकर क्या लगता है? क्या बसपा इस बार बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी? क्या बसपा को गठबंधन भी करना चाहिए? क्योंकि गठबंधन को लेकर उधर से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कोशिश हो रही है, तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन हो, क्योंकि गठबंधन होगा तो जाहिर तौर पर सीटें आएंगी। अकेले लड़ेंगे तो कहना मुश्किल है, फाइट कर जाएंगे, लेकिन सीटें ज्यादा लाएंगे दोस्तों, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप बिहार के किस हिस्से से देख रहे हैं, देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।